एक तो कंडीशन उसमें ये थी कि जी वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और वहाँ पर जो है वो ये घुस गए थे मई में, और मई में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसको इन्होंने कहा था वहीं पे रहेंगे। तो ये तो मिस्र की भी डिमांड थी कि 79 का जो माहिदा है, अमन माहिदा, वो ख़त्म होगा, और ये बात जो थी ये कि रफ़ा क्रॉसिंग जो है किसी भी सूरत ये इस पर इसराइल का कंट्रोल होगा, ये ख़त्म हो गई, ये उड़ा दी उन्होंने, ये डिमांड अमेरिकन ने। दूसरी बात यह है कि वो जनूब से शुमाल की तरफ नहीं जा सकेंगे, और उनकी स्क्रीनिंग हुआ करेगी और ये हुआ करेगा, और दरमियान में एक ब्रिज बनेगा, और ब्रिज के ऊपर जो है वो इसराइल बैठेगी आके, वो हमने पहले बात की हुई, वो उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। दो मुतालबे अमेरिकन ने रद्द कर दिए हैं, और ये दो मुतालबे हमास के मान लिए हैं। लेकिन हमास जो है वो अभी इस वक्त जो जिसके ऊपर फाइनल हो रही है चीज़ जो कायरा में, वो हो रही है कैदियों के लिस्ट, कैदियों की फहरिस्त, और मरवान बरगूती को वो सबसे पहले चाहते हैं। मरवान बरगूती के ऊपर हमास किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, किसी भी किस्म की, क्योंकि मरवान बरगूती उस वक्त रह गए थे जब याहिया सिनवर रिहा हो गए थे। याहिया सिनवर को हमेशा 2011 में याहिया सिनवर रिहा हो गए थे ना, तो इनके ऊपर नेतन्याहू ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं 1000 आदमी रिलीज़ कर दूंगा, मैं ये मरवान बरगूती को ही रिलीज़ नहीं करूंगा। अब याहिया सिनवर का और हमास का कहना यह है कि सबसे पहले ये पहले जो है वो हमें मरवान बरगूती चाहिए, क्योंकि ये याहिया सिनवर ने अपने आप को बड़ा अजीब महसूस किया कि यार मैं रिहा हो गया हूँ, क्योंकि याहिया सिनवर को उस वक्त ये इल्म था कि मेरे साथ शायद मरवान बरगूती भी रिहा हो रहे हैं। तो याहिया सिनवर रिहा हो गए, मरवान बरगूती पीछे रह गए, तो वो अब 2011 और ये 2024 है। तो वहाँ से ये बात है कि मरवान बरगूती के ऊपर तो कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तो वो लिस्टें जो हैं वो बन रही हैं। मरवान बरगूती को कई ममालिक चाहते हैं कि वो ना निकलें, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त। वो जो है वो इवन इस्माइल हानिया, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, उनसे भी ज़्यादा एक मरहले पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो वो बहरहाल अब वो पता नहीं आगे वज़ीर आज़म बनते हैं नहीं बनते क्या होता है, लेकिन वो पॉपुलर बहुत हैं, और उनका आना जो है वो फ़लस्तीनी ग्रुप्स को यकजा कर देगा, क्योंकि वो हमास में नहीं रहे, वो फतह का जो अस्करी विंग है जिसका नाम तंजीम है, उसके वो सरबराह थे। लेकिन महमूद अब्बास से उनकी लड़ाई हो गई, तो हमास उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं की, फतह में वो रहे नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी चली नहीं, वो जेल में अरेस्ट हो गए, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है अब ये बड़ी एक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये अब मामला किस तरफ जाता है और आगे ये कैसे डेवलप होती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इसमें जो एक बात आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाये की है आज, और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उन्होंने ये एक रिपोर्ट शाये की है, और उसका 6th वो कह रहे हैं कि हाउ इज़राइल किल्ड अ गोस्ट। अच्छा, उन्होंने ये गोस्ट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ये फवाद शुक्र के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, फवाद शुक्र जो हैं वो, तो इसके ऊपर एक तो इसके ऊपर शदीद इस पूरे आर्टिकल के ऊपर जो है इसको एक सेहूनी प्रोपेगेंडा, ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा कहा है हिजबुल्लाह ने। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये कहता है इस रिपोर्ट में, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की, पहले तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये इतनी पुरस्रार शख्सियत थी इनकी, इतनी पुरस्रार शख्सियत थी इनकी फवाद शुक्र की, कि लेबनान का जो मीडिया है वो कई घंटे तक किसी और आदमी की तस्वीर चलाता रहा, फवाद शुक्र की कोई तस्वीर ही नहीं थी उनके पास। इतनी ये एक खामोश ज़िंदगी गुजारते थे फवाद शुक्र। और ये फवाद शुक्र जो है काफ़ी अरसे के बाद पता चला, फिर इनकी तस्वीरें वगैरह जारी हुई तो पता चला कि फवाद शुक्र जो है ये कौन है। अब लेकिन फवाद शुक्र के जो जैसे इस्माइल हानिया के हवाले से आया था ना, ये बहस चलती रही कि इस्माइल हानिया को कैसे, बहस चलती रही कि जी अंदर लगा हुआ था एक्सप्लोजिव या सामने से हिट हुआ या कैसे हुआ, क्या बहस चलती रही। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसकी सख्ती से तरदीद की है हिजबुल्लाह ने, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि जी फवाद शुक्र जो हैं वो एक इमारत, एक घर में रहते थे दाहिया के इलाके में, जहाँ उनका दफ्तर भी था, और वो निकलते नहीं थे, और वो 1985 से वो लो प्रोफाइल, ये इनके बारे में शायद पहले हमने बात की, फवाद शुक्र जो है ना ये लो प्रोफाइल इसलिए रहते थे
कि 1985 में एक जहाज़ अगवा हुआ था, TWA, ठीक है, और TWA का जहाज़ अगवा हुआ था 768। अच्छा, और ये जो है ये उस ज़माने का अगर न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो ये अगवा हुआ था 85, 7 स्लाइड। ये बैरूत, अल्जीरिया, अमेरिका, बैरूत, इधर ग्रीस, आगे पीछे दाएं मैं करते करते इन्होंने लोग रिहा करवा लिए थे। अच्छा, और ये जहाज़ जो है ये अगवा वो तो कहते ही हैं कि जहाज़ के अगवा होने के पीछे जो है वो नाम डाला जाता है। एक तो इमाद मुगनिया का नाम तो डालते ही हैं वो, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि जी ये फवाद शक्कर भी उसमें ये भी थे, उन प्लानर्स में से एक ये भी थे। अच्छा, बहरहाल तो ये अब इसकी वो ये कहते हैं कि जी इनको एक टेलीफोन मौसूल हुआ। ये खबर जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो ये कहते हैं कि जी इनको एक टेलीफोन मौसूल हुआ और इनका नंबर किसी के पास नहीं था, ना इनका फ़ोन जो था वो ख़ास फ़ोन था, वो भी किसी हर एक के पास नहीं था। इनको एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई कि आप इस जगह चले जाएं। ये उस जगह चले गए और वहाँ पर अटैक हुआ और इनको निशाना बनाया गया। तो वो फ़ोन किसी ऐसे आदमी ने किया हुआ था जो कि हिजबुल्लाह के अंदर मोसाद के लिए काम कर रहा था। अच्छा, अब इसकी तरदीद की है, बड़ी सख्त तरदीद की है, और उन्होंने उसको ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा कहा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी सफ़ों में हिजबुल्लाह ने कहा है कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी स्टोरी पे कायम है। वो ये कहता है कि जी एक टेलीफोन कॉल ने जो है वो एक टेलीफोन कॉल जो है वो, और फवाद शक्कर का नंबर भी नहीं था और ना वो इस तरह की शख्सियत थे कि वो किसी की फ़ोन कॉल पे जाते। फ़ोन कॉल पे वो गए और वो जिस जगह पहुंचे वहाँ उनको निशाना बना दिया गया। तो ये जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिसकी तरदीद की है हिजबुल्लाह ने, लेकिन रिपोर्ट बहरहाल जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे कायम है। अब जो सैयद हसन नसरुल्लाह हैं उनके ये राइट हैंड थे, तो वहाँ पर फिर आज अटैक हुआ, 10 लोग वहाँ पे जनूबी लेबनान में इसराइल ने, और जवाब में उन्होंने 22 रॉकेट मारे। यहाँ पर भी बड़ी तबाही हुई। हैफ़ा तकरीबन खाली हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है हैफ़ा से कहाँ जाएं, कहाँ भागें, पेट्रोकेमिकल्स और वो सारा जमा है वहाँ पे। और जो बरतानवी सेक्रेटरी खारजा हैं डेविड लैमी, मैंने कहा ना ये सारे मुल्क, बरतानिया, फ्रांस, इटली, ये सारे, यूरोप तो बहुत कोशिश कर रहा है फॉर सीज़ फायर हो जाए जल्दी, फ्रांस सारे। तो जो डेविड लैमी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त लेबनान में, और लेबनान में उनकी जो है मुलाकात हुई है वहाँ के वज़ीर आज़म से। वही कोशिश हो रही है कि भाई किसी तरह जंग ना फैले। और जो मैं डेविड लैमी के बारे में ये बताऊं कि चंद रोज़ पहले कोलंबिया, 2-3 दिन पहले कोलंबिया की प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर गई थी। वही जो मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पे, उनका ताल्लुक मिस्र से था, मिस्र बॉर्न थी वो, तो वो रिज़ाइन कर गई थी। वो डेविड लैमी की, अच्छा वो इससे पहले वर्ल्ड बैंक में रही हैं, IMF में रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त आलमी सतह पे वो माहिर माशियात हैं, वो रिज़ाइन कर गई थी। वो डेविड लैमी की टीम में आ गई हैं, वो अमेरिका छोड़ के बरतानिया के अंदर वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की हेड बन गई। तो डेविड लैमी जो है ये बड़े खुले टुले आदमी हैं और ये बड़े बड़े पीस की बात करने वाले हैं डेविड लैमी जो है। तो अब ये इस मिशन पे हैं, तो देखते हैं कि अब ये मिशन क्या होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 2 शराइत उड़ा दी अमेरिका ने गुडविल के तौर पे, ताकि वो सेक्रेटरी बाइडन बुध के दिन, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, बुध के दिन बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उससे पहले सारी टीम्स पहुंच के काम करेंगे। और काम हो रहा है वो कैदियों के ऊपर। जो हमास है उन्होंने कहा है कि इन कैदियों में से कोई कैदी अगर कत्ल कर दिया गया जेल के अंदर तो ये मुआहदा, मतलब हमास बहुत इस वक्त जो है ना, हमास, हिजबुल्लाह, बाकी मुल्क सारे, कतर और मिस्र फिर अलग हो रहे थे। अगर ये दरमियान में ये कह रहे हैं ना हमास तैयार नहीं हो रही थी, हमास तैयार नहीं हो रही थी, ये कतर और मिस्र अलग हो रहे थे। अगर ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये बाकी शराइत पे, कतर तो बेजार बैठा है ना। कतर ने तो इतनी कोशिश की, कतर ने तो बहुत कोशिश की, मगर हर दफ़ा नेतन्याहू, एक मरला ऐसा आ गया था नेतन्याहू जो है वो कतर के चढ़ाई कर दी थी, कतर में ये होता है, कतर में ऐसे होता है। कतर ने कहा था भाईजान आप अलग हो यहाँ से, और हमारे जो है मामलात अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ अलग हैं, आप यहाँ पे साइड पे हो और हमास इधर ही रहेगी, मतलब हम और वो जो करना है उन्होंने वो करेंगे।
तो फिर अमेरिकन ने कॉल किया था ये चंद रोज़ पहले, फिर बाइडन ने कॉल किया कतर को, अमीर वज़ीर आज़म कतर को और इजिप्ट को, और फिर ये वापस आए। तो बड़े बेजार बैठे हैं पहले ही, जो क्योंकि आगे जो कुछ होना है वो इधर के ही लोगों ने निपटना है, यानी चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो शहीद हों लोग, उनकी फैमिलीज़ हों, चाहे वो ज़ख्मियों की, उधर से तो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ हेल्प करेगा, कुछ उम्मीद है कि यूरोप करेगा, क्योंकि यूरोप ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। अमेरिका भी हो सकता है कुछ करे, कैमिला हैरिस, और वो ज़ाहिर है पूरी कंपेन शुरू हो रही है तो ह्यूमन राइट्स और ये सारा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरे माहौल में ये जो है ये यहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच गए। तो अब यहाँ पर एक देखना ये है कि अब क्या है, अब बातचीत हो रही है, ईरान ज़रा पब्लिकली तो नहीं लेकिन प्राइवेटली वो उधर रोका हुआ है, हिजबुल्लाह ने भी रोका हुआ है अपने आप को फुल फ्लैश, वो यानी वो जो उधर से एक हमला होता है इधर से ये भी दो कर देते हैं, तो वो हूती जुर्के हुए हैं। तो एक ज़रा खामोशी अगले चंद दिन तक हो सकता है, उससे पहले ही ये मुआहदा हो जाए। अगर ये इख्तलाफात ख़त्म हो गए, बुध की डेडलाइन दी हुई है, तो ये हो सकता है कि पीर मंगल किसी वक्त, क्योंकि ब्लिंकन इधर ही घूम रहे हैं ना, तो ब्लिंकन चाहेंगे कि मेरी मौजूदगी में ही साइन हो ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए।